हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 3। केडी वंश को सीरीज में वापस लेने के लिए मान गया, लेकिन उसने बदले में एक शर्त रख दी और वो थी निशी को इस सीरीज में काम करने के लिए मनाने की। फिल्म सिटी के बाहर आकर वंश बेंच पर आ बैठा। मुन्ना भी उसकी बगल में आकर बैठ गया और कहा, परेशान क्यों हो? निशी तुम्हें पसंद करती है, हमें नहीं लगता वो तुम्हें मना करेगी। पसंद करती है? उस छिपकली की दुम पर पैर रखेगा कौन? सुबह ही मैंने उसे इतना सब सुनाया, उसके बाद अगर मैंने उससे हेल्प मांगी तो वो मेरा गला दबा देगी। वंश ने गुस्सा होते हुए कहा, हम निशी से बात करके देखें, हमें यकीन है वो हमारी बात कभी नहीं टालेगी। मुन्ना ने वंश को उदास देखकर कहा, आर यू श्योर? वंश ने मुन्ना की तरफ पलटकर कहा, हाँ, वैसे आज रात का क्या प्लान है? मुन्ना ने कहा, क्यों ना आज रात हम लोग क्लब चलें? यहाँ की क्लब बहुत क्लासी और आलीशान है। प्लीज मुन्ना, मना मत करना, यहाँ आने के बाद मैं क्लब नहीं गया हूँ, प्लीज। वंश ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन क्यों ना तुम निशी को भी हमारे साथ आने के लिए इनवाइट करो। मुन्ना ने कहा, अब उस छिपकली की वहां। वंश ने इतना ही कहा कि मुन्ना ने उसे घूरा तो वंश ने तुरंत अपने शब्दों को बदलते हुए कहा, मेरा मतलब उस निशी का वहां क्या काम है? हम दोनों भाई चलते हैं ना, वो रहेगी तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। हम उसे अपनी कंपनी के लिए लेकर जा रहे हैं, वैसे भी तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, हमारे साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। मुन्ना ने कहा, हालांकि वह चाहता था कि निशी भी उन लोगों के साथ आए ताकि वंश और निशी के बीच जो गलतफहमियां हैं वह दूर हो सके। भाभी को पता है इस बारे में? वंश ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम कब से गौरी की पैरवी करने लगे? मुन्ना ने भी उसी अंदाज में कहा, मेरा इकलौता भाई है, उसका ख्याल रखना मेरा काम है। वंश ने कहा। मुन्ना उठा और कहा, चलो बहुत रख लिया ख्याल, अब उठो और चलो, कुछ खाते हैं, हमें बहुत भूख लगी है। मुन्ना की बात से वंश को एहसास हुआ कि भूख तो उसे भी लगी थी। वह उठा और मुन्ना के साथ वहां से चल पड़ा। इंदौर पुलिस स्टेशन। शक्ति अपने हाथ बांधे कमिश्नर साहब के सामने खड़ा था। कमिश्नर साहब खामोशी से शक्ति को देख रहे थे और फिर निराशा भरे स्वर में कहने लगे, एसीपी शक्ति, आजकल आपके खिलाफ बहुत सी शिकायतें आ रही है। मैंने आपको एसीपी इसलिए नहीं बनाया कि आप कानून का अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। आपका काम है गुनहगारों को पकड़ना, उन्हें सजा देने के लिए कानून है। आप बताइए, इसे मैं आपकी लापरवाही समझूं या फिर कानून के लिए अब आपके मन में कोई सम्मान नहीं रहा? शक्ति ने कमिश्नर साहब की तरफ देखा और बिना डरे कहने लगा, सर, हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन इन दिनों इंदौर की पुलिस अपना कर्तव्य भूल चुकी है। गुनहगारों को पकड़ना और किसी बड़े मंत्री या अधिकारी के कहने पर उन्हें अगले ही पल छोड़ देना पुलिस के लिए खेल बन चुका है। हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी पुलिस ईमानदारी से अपना काम ना करके गुनाहों और गलत चीजों को इस शहर में बढ़ावा दे रही है। ऐसे में अगर हमने कानून का अपने तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो हमें नहीं लगता हमने कुछ गलत किया है। कमिश्नर साहब ने सुना और कहा, बस आपकी यही बातें आपको इस डिपार्टमेंट में सबसे अलग बनाती है। जब आपको कानून अपने हिसाब से इस्तेमाल करना ही है तो फिर जाइए कीजिए। हम कुछ समझे नहीं सर, शक्ति ने असमझ की स्थिति में कहा। आज से आप मेरी जगह इस शहर के डीसीपी हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। आपकी मेहनत और काम को देखते हुए आपका प्रमोशन हुआ है। कांग्रेचुलेशन, आज से ये जगह आपकी है। कमिश्नर साहब ने उठते हुए कहा। शक्ति ने सुना तो खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी। उसने कमिश्नर साहब से हाथ मिलाया और कहा, थैंक यू सर, हम वादा करते हैं आगे भी पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाएंगे। मुझे आप पर गर्व है, कमिश्नर साहब ने मुस्कुराकर कहा। शक्ति आगे कुछ कहता इससे पहले ही उसका फोन बजा। शक्ति ने स्क्रीन पर काशी का नाम देखा तो फोन काट दिया और जैसे ही कमिश्नर साहब से कुछ कहने को हुआ उसका फोन फिर बजा। इस बार भी फोन काशी का ही था और शक्ति जैसे ही काटने को हुआ कमिश्नर साहब ने कहा, अरे उठा लीजिए, आदमी कितना भी बड़ा पद हासिल कर ले उसके ऊपर सरकार हमेशा बीवी की ही होती है। शक्ति ने सुना तो झेप गया और कमिश्नर साहब को सैल्यूट किया। कमिश्नर साहब वहां से चले गए
तब तक तीसरी बार काशी का फोन आ चुका था और इस बार शक्ति को उसका फोन उठाना पड़ा। शक्ति, कहाँ हो तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? काशी ने खिंचते हुए कहा। कमिश्नर साहब साथ में थे। सुनो काशी, हमें तुम्हें कुछ बताना है। शक्ति ने अपनी खुशी को काबू में रखते हुए कहा। वो सब बाद में, पहले ये बताओ तुम कहाँ हो, हमें तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। काशी ने शक्ति की बात को नजरअंदाज करके कहा। तुम कहाँ हो हमें बताओ, हम आते हैं। काशी को जल्दबाजी में देखकर शक्ति ने कहा। काशी ने उसे पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूर बने कॉफी हाउस आने को कहा और फोन काट दिया। शक्ति ने फोन रखा और कहा, ये काशी को अचानक क्या हुआ है? वो इतनी जल्दी हमसे मिलना क्यों चाहती है? शक्ति ने फोन जेब में रखा और कैबिन से बाहर निकल गया। जैसे ही शक्ति बाहर आया, सभी उसे बधाइयां देने लगे। शक्ति ने सबको थैंक यू कहा और किसी से जरूरी काम से बाहर जाने का बोलकर चला गया। कुछ देर बाद शक्ति कॉफी हाउस पहुंचा। अंदर आकर देखा काशी पहले से वहां मौजूद थी। शक्ति आकर उसके सामने बैठा और कहा, तुमने हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? काशी ने शक्ति को अपने सामने देखा तो उसकी बेचैनी कुछ कम हुई और उसने कहा, क्या तुम्हें पता है अगले हफ्ते मुन्ना भैया की सगाई है? हाँ, तुमने हमें बताया था। क्यों, क्या हुआ? शक्ति ने कहा। क्या हुआ? हमारे पास सगाई में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। गौरी, उसे अपने मान से फुर्सत नहीं है और तुम्हारे पास तो हमसे मिलने तक का समय नहीं है। तुम ही बताओ हम क्या करें? काशी ने बच्चों की तरह खिंचते हुए कहा। शक्ति ने सुना तो उसे थोड़ा अजीब लगा। साथ ही काशी के इस बचकाना बर्ताव पर थोड़ी खिंच भी हुई। उसने टेबल पर दोनों बाहें रखी और काशी की तरफ देखकर कहा, तो क्या तुमने ये कहने के लिए हमें इतना अर्जेंट में बुलाया है? हाँ, तुम्हारी जिंदगी में हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कुछ है क्या शक्ति? काशी ने कहा। काशी, हम अपना बहुत जरूरी काम छोड़कर आए हैं। आज ही हमारा प्रमोशन हुआ है और अब से हम इस शहर के डीसीपी हैं। प्रमोशन के साथ ही हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, ये जानती हो ना तुम। और तुमने एक मामूली सी बात के लिए हमें यहाँ बुला लिया। ये सब तुम हमें फोन पर भी बता सकती थी, शक्ति ने कहा। काशी ने सुना तो उसकी खिंच गुस्से में बदल गई और उसने चिढ़ते हुए कहा, मतलब हमारी बातें अब मामूली हो गई? हाँ सही है, आप ठहरे बड़े पुलिस वाले, आप अकेले के पास ही दुनिया जहां का काम होता है। हम सब तो बेकार हैं, क्यों? काशी, तुम गलत समझ रही हो हमारे कहने का मतलब। शक्ति ने बस इतना ही कहा कि काशी अपनी जगह से उठी और अपना बैग उठाते हुए कहा, जाइए डीसीपी सर, अपनी ड्यूटी कीजिए। हमने खामखा आपका वक्त बर्बाद किया। काशी 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 सुनो, अरे हमारा वो मतलब। चली गई। शक्ति ने काशी को आवाज दी और हताश होकर कहा, सर आप कुछ लेंगे? वेटर ने आकर शक्ति से पूछा। एक सलाह लेना चाहेंगे? शक्ति ने कहा। क्या सर? वेटर ने असमझ की स्थिति में कहा। सगाई के बाद ये लड़कियां हम लड़कों को समझना बंद क्यों कर देती है? शक्ति ने वेटर की तरफ देखकर पूछा। पता नहीं सर, मैं सिंगल हूं, मेरी तो सगाई भी नहीं हुई है, वेटर ने कहा। एक कप कॉफी, शक्ति ने जाती हुई काशी को देखते हुए कहा। वेटर वहां से चला गया। शक्ति आज बहुत खुश था। आखिर उसकी मेहनत का फल उसे मिल जो चुका था, लेकिन वह अपनी खुशी काशी के साथ बांट पाता इससे पहले ही काशी उससे नाराज होकर वहां से चली गई। पर शक्ति जानता था काशी उससे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। बनारस शिवम का घर। अपने कुर्ते का बटन हाथ में लिए शिवम पूरे घर में सारिका को ढूंढ रहा था, लेकिन सारिका उसे कहीं दिखाई नहीं दी। सामने से आती आई दिखी तो शिवम ने कहा, आई, आपने सारिका को कहीं देखा है क्या? वो पीछे आंगन माँ है और तुम इत्ते का एका घर में लेकर घूम रहे हो, हाथमा का है? आई ने शिवम के हाथ में सुई धागा और बटन देखकर पूछा। ये कुर्ते का बटन है, निकल गया था इसलिए। शिवम बेचारा इतना ही कह पाया कि आई ने तनते हुए कहा, और तुम चाहते हो हमारी बहू ही बटन लगाए? अरे उसको कोई और काम नहीं हैगा, इतने बड़े ओल्ड एज होम की मालकिन होकर वो अभी बटन लगाएगी? तुम मर्दों का हम औरतों पर अत्याचार आखिर कब तक चली है?
हजारों सालों से तुम सारे मर्द हम औरतों को कभी बुरसट तो कभी कुर्ते का बटन लगवाते आ रहे हो, आखिर कब तक? आई ने एकदम से फिल्मी डायलॉग मार दिया। बेचारा शिवम तो कुछ बोल ही नहीं पाया, बल्कि वह हैरान था कि सुबह सुबह ये आई को क्या हो गया है। तभी वहां से निकलते हुए बाबा ने कहा, अरे तो का 1000 सालों का बदला तुम हमारे बेटे से लोगी। शिवा, सारिका बिटिया वहां है आंगन में, तुम आओ जाओ। हाँ हाँ, बाप बेटे मिलके हमारी ब्यूटीफुल सी बहू से जे छोटे मोटे काम करवाओ। आई ने बाबा की तरफ पलट कर कहा, अरे शिवा की अम्मा, ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुल। तुम हुए ना, पता नहीं टीवी में का देखते रहती हो, बाबा ने कहा और वहां से चले गए। बूटी हो चाहे ब्यूटी हो, है तो फूल ही ना, और हमारी सारिका तो पूरा का पूरा गुलदस्ता है, वो भी फूलों वाला, आई ने कहा और वहां से चली गई। शिवम सारिका को ढूंढते हुए आंगन में आया तो देखा सारिका अपने लंबे गीले बालों को धूप में सुखा रही थी। उसकी पीठ शिवम की तरफ थी, इसलिए वह उसे देख नहीं पाई। धूप में बाल सुखाने के साथ साथ सारिका आई के बताए नुस्खे को भी अपनाते हुए बालों में पूजा वाला धूप इस्तेमाल कर रही थी, जिससे उसके बाल झड़े नहीं और मजबूत बने रहे। सारिका ने धूप वाला बर्तन साइड में रखा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। सरो, शिवम ने जैसे ही कहा, सारिका पलटी, जिससे उसके लंबे घने बाल उड़कर शिवम के चेहरे को छूकर गुजरे। सुबह का समय था और सारिका के चेहरे पर एक अलग ही नूर था। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, वह सादगी में भी बहुत प्यारी दिखाई दे रही थी। शिवम सारिका के पास आया और कहा, बढ़ती उम्र के साथ कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे बढ़ती उम्र के साथ कोई ऐसी मीठी बातें कर सकता है, सारिका ने शिवम की आंखों में झांकते हुए कहा। तो शिवम एकदम से सारिका की आंखों में देखने लगा। वहीं बरामदे में गुजरते हुए आई ने दोनों को एक दूसरे में खोया देखा तो खांसते हुए आगे बढ़ गई, जिससे शिवम की तंद्रा टूटी और उसने अपने हाथ में पकड़ा सुई धागा सारिका की तरफ बढ़ाकर कहा, ये निकल गया है, आप लगा देंगी? सारिका मुस्कुराई और शिवम के हाथ से बटन लेकर उसके थोड़ा करीब आई और बटन लगाने लगी। सारिका के चेहरे की ओर देखते हुए शिवम के हाथ कब सारिका की कमर से जा लगे, शिवम को भी पता नहीं चला। वह बस प्यार से सारिका को देखता रहा और सारिका उसके कुर्ते का बटन लगाती रही। आपने मुरारी भैया से बात की? मुन्ना की सगाई के लिए उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो? और वे अकेले ही परेशान होते रहे। शिवम जी, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है? सारिका ने कहा, हाँ वो हमने कहा है मुरारी से आज शाम आकर हमसे मिलने के लिए। चिंता मत करो, हम सब इंतजाम कर देंगे। आपके मुन्ना की सगाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। वैसे क्या आपने वंश से बात की? वो मुन्ना की सगाई के लिए घर आ रहा है ना? शिवम ने कुर्ते का बटन बंद करते हुए कहा। हाँ, बात हुई थी उससे, लेकिन आने के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। ये लड़का भी ना मुंबई जाकर तो जैसे हमें भूल ही गया है, सारिका ने कहा। हाँ, वैसे ही जैसे आजकल आप हमें भूल गई है, कहते हुए शिवम ने जैसे ही सारिका के पास आने की कोशिश की, सारिका ने साइड से निकलते हुए कहा, इस उम्र में याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगी है। सारिका मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और शिवम भी मुस्कुराकर दूसरी तरफ चला गया। मुरारी अपनी जीप लिए विधायक ऑफिस की तरफ जा रहा था। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। साथ ही उसने कितने दिनों बाद अपने पुराने वाले साथियों से मिलने का मौका मिलने वाला था, इसलिए खुशी उसके चेहरे से छुपाए न छुप रही थी। खुशी से खिला मुरारी गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रहा था। हर जाके बबुआ बन जा बनारस में पंडा मिसिर जी तू ताबारी बड़ा ठंडा। इसकी जात का गाते हुए एकदम से मुरारी के मुंह से निकला। उसने सीधा ब्रेक लगाया। जीप के सामने एकदम से आदमी आ गया और नीचे गिर पड़ा। मुरारी नीचे उतरा और गुस्साते हुए आदमी की तरफ आते हुए कहा, अबे ओ साले पगला गए हो का? दिन दहाड़े मरने के लिए हमारी जीप मिली है तुमको? अबे ओ लपड़ झंटूस, तुमसे बात कर रहे हैं। मुरारी ने झुकते हुए जैसे ही कहा, आदमी ने मुरारी की गर्दन पर एकदम से छुरी रखी और कहा, ज्यादा ना बोलो विधायक जी, नहीं तो यही गला काट देब तोहरा और किसी को कानो कान खबर भी ना पड़ी।
मुरारी ने सुना तो आवाज उसके हलक में अटक गई। उसने आंखों से चश्मा हटाया और आदमी की तरफ देखा। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 3। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। हर हर महादेव।